Afternoon to all of you. Today I am late to just upload your video क्योंकि मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था अपने जगह से और मैं जस्ट अभी आया हूँ और मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ so that you will get benefited, you will not suffer. Okay, because this is my aim to just finish your syllabus before coming examinations time, right? So it is also your duty ki just see my video, watch my video and we will get benefited, right? चलिए, तो without getting any delay, I should just start my chapter. And today we are going to learn about civil disobedience movement. And in class 8, all of you studied about this civil disobedience movement, but we are studying nationalism India, so it is one of the also factor to contribute to bring nationalism in India. So that's why we are again in class 10 studies about the civil disobedience movement, how it helps in bringing the nationalism among all the nations, right? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखेंगे कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे जो है लोगों को एक करता है, उनके अंदर फीलिंग्स कैसे जो है नेशनलिज्म का अराउज करता है, उसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि सिविल डिसोबीडियंस, जिसको हिंदी में अगर हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये क्या जरूरी पड़ गया कि भाई हमारे यहाँ ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चालू करने का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों ऐसा फेल हो गया, या हम कहेंगे कि सिविल नॉन कॉपरेशन से ही बात बन जाती सारे नेशनलिज्म का फीलिंग से जगाने के लिए, लेकिन ऐसा क्या कारण बना कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लाना पड़ा। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने देख चुका था कि कोई क्लियर विजन नहीं था कांग्रेस के द्वारा और महात्मा गांधी जी के द्वारा कि किस तरह से उसको लीड करना है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को कैसे इसमें लाना है। कोई क्लियर विजन नहीं था, कोई उनका एक कॉमन लीडर नहीं था, जिसके कारण जो है, और हम देखते हैं कि गांधी जी का मेन मोटो क्या था, उनका मेन हथियार क्या था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। वो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में हम लोग देखे कि पीजेंट्स देखे, ट्राइबल ग्रुप्स में देखे, जहां भी देखे वहां पर जो है मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं वायलेंस का रूप ले लिया था, जो गांधी जी को पसंद नहीं आ रही थी, और इसलिए उन्होंने सारे मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। और सबसे बड़ी घटना कब घट जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, 1922 में। तो क्योंकि वहाँ पर जो है कि वायलेंस घटती है, हम देखते हैं कि जब वो चौरी चौरा कांड जब घटती है 1922 में, एक जो है पुलिस थाने के समक्ष जो है भीड़ अपने जो है प्रोसेशन निकालते हुए, तो वहाँ पर कुछ जो है अंग्रेज थाने के लोग जो होते हैं उन पर गोली चलाते हैं और गुस्साए हुए भीड़ जो है उन पर जो है टूट पड़ते हैं, और जितने भी उस थाने में लोग थे 22 लोग को जिंदा जला दिया जाता है। ये घटना बहुत तेजी से फैली और गांधी जी को ये पसंद नहीं कि भाई ये मूवमेंट में नॉन वायलेंस होना चाहिए, और अल्टीमेटली इस मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी देख लिए थे कि भाई अगर नॉन कॉपरेशन तो बात नहीं बनी। अब हम लोग चलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में चलते हैं कि कहते हैं कि भाई आप तो ये मूवमेंट अब हम लोग चलाएंगे। तो ये मूवमेंट में एक क्लियर विजन दिया गया था, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, कि गांधी जी बोलते थे कि भाई जो है अब तो तुम लोग सहयोग तो नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो रहेगा ही रहेगा, उस साथ साथ अब हम लोग जितने भी कॉलोनियल रूल्स और पॉलिसीज जो थे ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया, अब उसको हम लोग डिसओबे करेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। अब तक जितने भी पॉलिसीज या लॉ बनाई गई थी हम लोग बड़ा कायदे से उसको फॉलो करते थे, अब जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, अब तुम्हारी जो है ये जितने भी लॉ है हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस। तो चूंकि यहाँ सिविल किया गया है, तो सिविल से मतलब होता है जो भी रिलेटेड जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो पॉलिसीज होती है या उनके लॉज होते हैं, जहाँ पर उनका इम्प्लीमेंटेशन है, उन सारे जगह पर हम लोग अब डिसओबे करेंगे। इसलिए नाम दिया गया है सिविल और डिसओबीडियंस। क्लियर?
अब हम लोग यहाँ पर क्या है कि इसको जो है गांधी जी क्या हुए कि अब इसको मास स्ट्रगल के रूप में जो है बनाने में लग गए। अब सोचे कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जैसे गांधी जी देखा था कि वो भी मास स्ट्रगल था, लेकिन मास स्ट्रगल को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी थी। गांधी जी समझे कि भाई जिस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैंने देखा कि जो भी मूवमेंट लीड कर रहे थे या जो उसमें शामिल हो रहे थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जिसके कारण जो है वो अपने अपने हिसाब से वो लड़ रहे थे और उसमें वायलेशन देखने को मिला। लेकिन गांधी जी सोचा फिर कि अब जो हम सत्याग्रही लोग जो भी आएंगे, जो भी मूवमेंट लोग लीड करेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने एक नया मास स्ट्रगल शुरुआत करने का फैसला किया सिविल डिसओबीडियंस के रूप में, और उनको ट्रेनिंग बाकायदा दी गई ताकि जो है ये मूवमेंट जो है सक्सेस हो जाए। ठीक है, अब यहीं पर एक बात क्या हो जाती है कि आप देखोगे यहाँ पर कि कुछ इसी समय जो है कांग्रेस के लीडर जो होते हैं उन लोग जो है कुछ चाहते थे कि हम जो है काउंसिल क्या होता था जो उसमें जहाँ पर लॉ बनाया जाता था, कानून बनाया जाता था, इलेक्शंस बोर्ड जैसे हम लोग देखे प्रोविजनल काउंसिल है ना, 1935 एक्ट याद कीजिए आप क्लास 8 का जो बनाया गया था है ना, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविजनल लेवल पर जहां कानून बनाई जाती थी। ठीक है, तो उसी को काउंसिल बोलते हैं। तो कुछ कांग्रेस लीडर्स चाहते थे कि भाई जो है हम काउंसिल में जो है इलेक्शंस के थ्रू जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और उसी काउंसिल में जो है अंग्रेजों को जो है हम अपनी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करें और कुछ लॉज को बनाएं। और कुछ जो है आर्गू करते थे, डिमोन्स्ट्रेट किए कि भैया जो ये काउंसिल है वो ट्रूली जो है क्या है, ट्रूली जो डेमोक्रेटिक नहीं है। ट्रूली डेमोक्रेटिक करने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक का कहने का मतलब क्या है कि जब उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होगा काउंसिल में तब ना ब्रिटिश के जितने मेंबर होंगे इंडियन के भी उतने मेंबर होंगे, ब्रिटिश के पास जितना शक्ति होंगे कानून बनाने के लिए और जितने भी अथॉरिटीज मिलेगी उनको इंडियंस को भी मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारा उसमें डिस्क्रिप्शन भी था। ठीक है, तो इसीलिए जो है डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई जो ये काउंसिल जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है। राइट, तो इसीलिए कुछ नेता जो है हमारे CR दास के रूप में और मोतीलाल नेहरू के रूप में, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि स्वराज पार्टी क्या है और स्वराज पार्टी को फॉर्मेशंस या फॉर्म करने वाले कौन थे। तो यहाँ से एक नंबर से आ जाता है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्वराज पार्टी बनाते हैं 1923 में। ठीक है, तो इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया और बहुत ही मजेदार बात है कि जब उस समय जब इलेक्शंस हुआ तो मोस्ट ऑफ द सीट्स जो है इन्होंने जीता, इनकी पार्टी ने जीता। ठीक है, और इस स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट CR दास ही बनते हैं। राइट, ये जो है हमारे CR दास, यही जो है हमारे जो है स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये जो हुए, लेकिन इनके पॉलिटिक्स को ये दोनों जो CR दास मोतीलाल नेहरू जो बनाए थे तो उनको जो है क्या है पॉलिसी जो चलाए थे वो पॉलिसी जो है जो यंग लीडर उस समय थे कांग्रेस में, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इसको जो है मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हम जो है रेडिकल फॉर्म अपनाएंगे। रेडिकल का मतलब क्या होता है, आंतक रूप से जो हम कुछ ऐसा एक्शन लेंगे, एक्सट्रीम एक्शन लेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। अब जो है हाथ पैर जोड़ने का काम चला गया, अब अंग्रेज उनसे नहीं मानने वाले हैं, कुछ ऐसा काम करें, उग्र रूप से हम लोग काम करेंगे ताकि जो है उनके मन में भय पैदा किया जाए। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बाद क्या हुआ, इसी समय जब कांग्रेस में बहस चल रही थी कि कुछ काउंसिल में जाएं इलेक्शंस हो करके और कुछ चाहते थे कि रेडिकल थ्रू से जाए, उसी समय जो है विश्व पटल पर हम देख चुके थे कि स्थिति कुछ और बनी हुई थी कि 1920 में जो है एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है कि हम देखेंगे कि भाई जितने भी 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो है सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो गई थी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वहां पर देखे थे कि युद्ध हुई थी तो कई सारे लोन पैसा चाहिए हथियार लेने के लिए, और अपने सिपाहियों को जो आर्मी है उनको भी सारे चीज़ जो है सुविधा देनी पड़ती है। तो उतने बड़े पैमाने पर आपको
पैसे की जरूरत होती है, तो उतने कंट्री के पास होती नहीं, तो क्या करते हैं दूसरे से वो लोन लेते हैं। ठीक है, तो सारे लोग जो हैं उस समय जो है यूएसए बहुत ही डेवलप कर रहा था, सब जो है विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, यूएसए साइड में बैठा हुआ था और उसके पास डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत तेजी से चल रही थी। तो सारे लोग जो है उनसे पैसे ले रखे थे और जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट जो है कुछ दिन के बाद देखते हैं कि जो आज देखते हो शेयर मार्केट, शेयर में जो पैसा लगाए जाते हैं कंपनी में, तो देखते हो कि शेयर गिर गया तो कंपनी बर्बाद हो गई। जिस तरह से आज देखते हो एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप सुनते होगे, निफ्टी ये वगैरह, तो उसमें पैसा है। तो उस समय भी जो सारे पैसे लगाते थे और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा यूएसए में जो है उसमें सारे पैसे लगाए हुए थे, अपने जो है शेयर लगाए हुए थे, वो कोलैप्स कर जाता है, जिसके कारण जो है सारे का पैसा डूब जाता है। जितने शेयर वाले लोग होते हैं पैसा लगाते हैं डूब जाते हैं, जिसके कारण जो है पूरे इकोनॉमी जो है वर्ल्ड का चरमरा जाती है, गड़बड़ा जाती है, क्योंकि यूएसए से सारे को पैसे मांगते थे, उनके पास पैसा था, सपोर्ट करता था यूएसए पूरे का, और यूएसए ही खुद अब डूब गया तो अब तुमको जरूरत भी होगा तो क्या देंगे, नहीं देंगे। चाहे तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, आपको खाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो सब तो पैसे से ही होता है। तो उस समय भी यहाँ पर जो है हम देखते हैं 1926 के और 30 के बीच में जो है कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है बिगन फॉल, एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगन फॉल। क्यों यहाँ प्राइसेस फॉल करने लगा भाई, आप सपोज कर लीजिए प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का यहाँ खूब है, टमाटर देखते होगे, न्यूज़ में सुनते होगे कि किसान लोग है कभी कभी सड़क पर फेंक दे रहे हैं, प्याज सड़क पर फेंक दे रहे हैं। क्यों फेंक दे रहे हैं, मजबूर क्यों है फेंकने के लिए, क्योंकि उनका कोई खरीदार नहीं है, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि खरीदा कि कोरोना काल में देखे होगे कि अच्छे अच्छे दुकानदार लोग का जो है भट्ठा बैठ गया, मतलब उनका जो है दिक्कत हो गई है ना, उनका जो है अच्छा से कारोबार नहीं चल पा रहा था, क्योंकि कोई ग्राहक कस्टमर आ ही नहीं रहे थे। कस्टमर क्यों नहीं आ रहे थे, उनके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने देखा था कि सब कर्जे में डूबे हुए हैं, तो एम्प्लॉय लोग को सबको छटनी कर दिया, तो पैसा कहाँ से आएगा, जिससे कोरोना काल में हुआ था दिक्कत, बहुत सारी समस्याओं का हम लोग को करना पड़ा। तो उसी तरह एग्रीकल्चर का प्राइसेस जो है गिर गया, कोई खरीदार नहीं था, तो फार्मर्स लोग जो है बहुत ही चिंतित हो गए, है ना। तो ये सबसे, और हार्वेस्ट भी जो था उनका रेवेन्यू भी घट गया। जब देखो रेवेन्यू कहाँ से आता था, किसान से, तो किसान के पास जो है अब खरीदार ही नहीं है, उनका एक तो अनाज सब सड़के फेंका रहा है, तो रेवेन्यू कहाँ से देंगे, जनरेट रेवेन्यू नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जो है रेवेन्यू भी जो है घट गया उस समय 1930 में। तो पूरी स्थिति जो है चरमराई हुई है पूरे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस हमारा वो बनता है। ठीक है, और इसी समय जो है जब चरमरा गई थी स्थिति, तो गवर्नमेंट जो वहाँ पर ब्रिटिश में चल रही थी उस समय 1930 के आसपास में, 1920 के आसपास में, तो वहाँ भी सत्ता चेंज हुआ और कंजर्वेटिव पार्टी के एक टोरी गवर्नमेंट, यानी जो उनके वहाँ पर ब्रिटिश सरकार बनी टोरी, उन्हीं के नाम पर टोरी गवर्नमेंट, जैसे अभी मोदी है तो मोदी सरकार बोलते हैं, उसी तरह वहाँ पर टोरी गवर्नमेंट बोलते थे। ठीक है, ये टोरी गवर्नमेंट उन्हीं के नाम पर ये गवर्नमेंट बना, ब्रिटेन में बना, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक जो है कमीशंस बनाई गई, स्टेचुरी कमीशन, स्टेचुरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। एक कमीशन होता है जैसे कि कहीं पर सपोज कर लो किसी एरिया में वायलेशंस हो गई या फिर आउट ऑफ ऑर्डर कहीं सिचुएशंस हो गया, तो वहाँ के लोग जो हैं कहते हैं कि इंक्वायरी की जाएगी कि कैसे क्या हुआ, तो कुछ ग्रुप का लोगों को वो बैठा करके जो है उनको परमिशन देती कि जाओ इंक्वायरी करो कि क्या बात है। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ, वो अपने हक से, अपने राइट से उसको आपने चुना। लेकिन जहाँ एक स्टेचुरी की बात आती है कि भाई संविधान के अनुसार जो हम एक कमीशन बैठाएंगे, मतलब उनको कुछ पावर दिया, संवैधानिक दर्जा दिया गया कि, तो उसका नाम क्या था, सर जॉन, इस कमीशन का जो हेड थे, उसका जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, इसलिए उस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया था साइमन कमीशन को कि आप जाइए भारत और वहां पर स्थिति का जायजा कीजिए। क्या जायजा कीजिए कि आप देखिए कि वहां इंडिया में कितने हद तक जो है उन लोग कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार जो है अपना फंक्शन कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं और अगर कर पा रहे हैं तो और क्या चेंजेज उसमें लाया जा सकता है,
वो आप हमको रिपोर्ट दीजिए। तो टोरी गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा। तो साइमन कमीशन का ड्यूटी क्या रहा था, फंक्शन क्या रहा था? टू इंक्वायर द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट सम मेजर चेंजेस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन सर साइमन कमीशन से किधर भी घुमा के देगा तो आप कर सकते हो, राइट। तो लेकिन इस कमीशंस में एक तो बहुत बढ़िया बात है भाई कि ये हमारे चेंजेस देखने के आ रहा है, लेकिन सपोज कर लो कि एक चोरी कोई किया है और उसी चोरी का दोस्त जो है, जो फ्रेंड्स है चोर के, उसी चोर को मैं बैठा दूं कि भाई इंक्वायरी करो चोरी किया है कि नहीं किया। तो बताओ चोर चोर मोसेरा भाई हुआ कि नहीं हुआ? वो उसको कभी चोर को चोर कहेगा? वो तो कहेगा बहुत बढ़िया काम किया जी। तो ठीक उसी प्रकार ये जो साइमन कमीशन में एक दिक्कत थी, तो हमारे इंक्वायरी के लिए आई थी, अच्छी बात है, सब चीज, लेकिन सारे के सारे जितने मेंबर्स थे उसमें 7 मेंबर्स थे, ब्रिटिशर्स ही थे, कोई इंडियंस नहीं थे। तो बताओ सब ब्रिटिशर्स, यहाँ मकसद क्या था इंडिया में? रूल करना। उन लोग तो चाहते थे कि भाई जितना भी खराब रिपोर्ट दे दो भैया, ताकि हम आराम से यहाँ पर राज कर सके। ये इंडियन को पसंद नहीं आया कि भाई सारे के सारे 7 मेंबर्स जो है ब्रिटिशर्स के, हमारे कोई भी इंडियन नहीं है, यहाँ हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी एक सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। अगर इंडियन मेंबर रहता तो उसका अपोज करता ना, कोई रिपोर्ट देता नहीं, गलत रिपोर्ट दे रहा, ही कर रहा, इंडियन मेंबर को शामिल ही नहीं किया। और इसीलिए जब ये 1928 में, यहां भी एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आता है? 1928 में, 3 फरवरी 1928 में। आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैं बता दिया, 3 फरवरी 1928 को मुंबई में ये लैंड करता है साइमन कमीशन। और जैसे ही इंडिया में आता है सारे लोग तैयार पहले से थे, तू आजा, तेरे वेलकम ऐसा करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, आजा आजा। और साइमन कमीशन आया, सब जगह जो है झंडा दिखाने लगा, काला झंडा, गो बैक का नारा लगा, गो बैक कमीशन, गो बैक, गो बैक, वापस चले जाओ, आपकी जरूरत यहां पर नहीं है। और इस मूवमेंट में इंडिया की जितने भी इंस्टीट्यूशन से, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे और जितने भी तमाम छोटे बड़े संस्था थे, सब यूनाइट हो गए इस मूवमेंट में, इस नारे में कि हम जो है उसको इंडिया में आने नहीं देंगे, वापस भेज देंगे। और देखेंगे कि इसी में जो है पंजाब में इसका सबसे ज़्यादा सीवियर जो है उग्र प्रदर्शन होता है, और उसी में लाठीचार्ज में जो है हमारा लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। ठीक है, तो क्लास 8 में तो उतना हमको इसमें डिटेल नहीं चलना है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो अब क्या होता है कि इसमें जो है जब सब होने लगा, पूरा प्रदर्शन होने लगा, उग्र प्रदर्शन होने लगा, तो वायसराय जो उस समय इंडिया के थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन जा सकता है कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय, दोनों टर्म्स अलग अलग है। वायसराय इंडिया के कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा। ठीक है, 1929 में। तो सर जो भी साइमन कमीशन आया तो उसमें इंडिया के वायसराय इरविन थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए यहां भी आपका बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो इरविन जो है उस समय क्या किया, अनाउंस किए कि भाई ये सिचुएशन जो हो रहा है तो कुछ जो है इन लोग को शांत करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऑफर निकाला। क्या ऑफर निकाला? कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। अब यहां से एक टर्म्स निकल के आता है सर, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? सपोज कर लो कि एक संस्था है, या फिर आप सपोज कर लो एक क्लास में आपको एक मॉनिटर दे दिया जाता है, और मॉनिटर के ऊपर जो है एक क्लास टीचर होंगे। तो अब जो है मॉनिटर का काम क्या होगा? कंट्रोल करना, सिचुएशन कंट्रोल करना। तो मॉनिटर को पा देता है भाई जो हल्ला होता है क्लास में तुम शांत कर, बाकी हम सब देख लेंगे। क्लास टीचर बोलते हैं बाकी आगे का काम जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा हम देखेंगे। मतलब उस क्लास में 2 व्यक्ति राज कर रहे हैं, एक तो मॉनिटर के थ्रू और एक क्लास टीचर के थ्रू। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। मतलब इंडिया में गवर्नमेंट तो हम बना देंगे, वो अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होगा, जैसे रेवेन्यू का, पुलिस का, आर्मी का, है ना, रिलेटेड टू फिनांस का, रेवेन्यू का, वो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब हम अपने पास रखेंगे। बाकी जितना फालतू चीज है, ऑर्डर देखने का, शांति बनाए रखने का, जो लोगों का समस्या है वो तुम सुन, टेंशन तू लो, हमको मत दे।
दैट इज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस। तो बताओ, ये एक तो इसी तरह से यहाँ परेशान है साइमन कमीशन है, और ये गधा, ये महाशय जो है लॉर्ड इरविन, ये ला करके कानून और जो है घी में आग में घी डालने का काम नहीं किया। उबल रहे हैं लोग इस कमीशन से, और आप ला करके और जो है आग में घी डाल दिए डोमिनियन स्टेटस ला करके। अब तो और उग्र होंगे, ठीक है। तो कैसे उग्र होंगे अभी हम लोग देखेंगे। तो ये डोमिनियन स्टेटस जो है उन्होंने बनाने की बात किया और कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे। तो अब एक और है कि सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ये कॉन्फ्रेंस होता है कि कई सारे पार्टिसिपेंट्स मिल करके सेवरल मीटिंग्स करते हैं किसी मुद्दे पर, किसी खास मुद्दे पर, और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, उसी को बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो एक बार में जो मीटिंग होगी उसमें कोई सॉल्यूशन हल नहीं होगी। तो हम इंडिया में देखेंगे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इस दौरान में, ठीक है, इंग्लैंड में जा करके। तो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, क्या चेंजेस लाएंगे, उसमें ये जो है तमाम जो इंडिया के नेता लोग के साथ बैठ करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑफर दिया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा कि भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग करते हैं और डोमिनियन स्टेटस भी आप लोगों को देने की बात हम लोग करेंगे। लेकिन कांग्रेस इससे सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि उस समय जो है मेन पार्टी कौन था, कांग्रेस पार्टी थी। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें सारे लोग जो है भाग लेते थे, ठीक है। तो वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है। अब उन्होंने रेडिकल्स जो है, जो कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल्स लोग थे, उग्र लोग थे, जो हम देख चुके कि किनके द्वारा जो है लीड किया गया था, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, है ना, यह जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो सारा चीज रेडिकल्स जो है फॉर्म किए गए थे, ये देखिए, ठीक है। इन्होंने जो है एसर्टिव हो गए उस समय, और जो है फॉर्म में आ गए कि भैया अब हम ये अंग्रेजों का चाल हम समझ गए, हमको फुसलाओ मत, ठीक है। तो लिबरल और मॉडरेट जो उस समय थे वो तो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो है कुछ चेंजिंग लाए, कुछ फ्रेमवर्क लाए, डोमिनियन स्टेटस जो दिया गया उसको मान ले, और धीरे धीरे, लेकिन उनकी जो प्रभाव है वो क्या है, धीरे धीरे खत्म हो गया। किसकी? लिबरल्स और मॉडरेट्स की। बात किसकी आएगी? यंग लीडर्स की। तो इसी समय जो है गुस्सा होकर के जवाहरलाल नेहरू ने, ये याद रखिएगा, दिसंबर 1929 में उन्होंने क्या किया, लाहौर में कांग्रेस का जो है सेशन होता है, लाहौर यानी अब जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर एक जो है मीटिंग होती है कांग्रेस की, और उसी मीटिंग में जो है पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। पूर्ण स्वराज, अब क्या होता है पूर्ण स्वराज, उसको भी हम लोग देख ले कि पूर्ण स्वराज क्या होता है, राइट। तो यहां पर देखें, पूर्ण स्वराज, पूर्ण का मतलब होता है अब हमको स्वराज से कोई कम चीज हमको नहीं चाहिए, ठीक है। पूर्ण स्वराज का मतलब हो गया कि स्वराज से कम चीज अब हमको नहीं चाहिए, मतलब अब हमको पूरा अपना अधिकार चाहिए। अभी तक तो तुम डोमिनियन की बात करता था, आधा तेरा आधा मेरा, अब पूरा मेरा, ठीक है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और उसी सेशन में रात 12 बजे जो है लाहौर के किनारे जो है वहाँ पर जो है रावी नदी के किनारे जो है हमारे जो है चाचा नेहरू जो है 26 जनवरी 1930 को एक जो है सेलिब्रेट किए इंडिपेंडेंस डे। इसलिए हम लोग जो है 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 26 जनवरी किस लिए एडॉप्ट किया गया, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी, इसी डेट का इंपॉर्टेंस समझने के लिए, ठीक है। 26 ऐसे तो गणतंत्र तो हम लोग पहले हो चुके थे और हमारा जो है बन करके रेडी हो गया था, समय से पहले ही बनकर रेडी हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको सुरक्षित रखा गया था 26 तारीख आने के लिए, 26 जनवरी आने का डेट, क्योंकि 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन के लिए, क्योंकि उसी समय जो है 1930 में 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट कर दिए थे इंडिपेंडेंस डे के रूप में, इसलिए हम लोग आज भी जो है 26 जनवरी के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात। तो अब इसमें क्या किया गया कि भाई जो प्लेस लिया गया कि भैया अब स्ट्रगल करेंगे हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। इसी लाहौर सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन हिस्ट्री में पड़ता है, लाहौर सेशन।
क्या लाहौर सेशन क्या था, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं। तो सिग्निफिकेंस आप देख रहे हो कि अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन चैलेंज कर दिए भाई कि भाई अब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग इंडिपेंडेंस, तुम करो चाहे नहीं करो, हम लोग अपने आप से मना रहे हैं कि अब हम लोग आजाद हो गए हैं। और इसी में कंप्लीट पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब तक जो है कंप्लीट स्वराज की मांग नहीं की गई थी, कितनी भी मूवमेंट हुई थी इसी मूवमेंट में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स में। और जो अभी तो सिविल ओबीडियंस मूवमेंट नहीं आया है, अभी बाद में बताऊंगा। इसी लाहौर सेशन में जो है कांग्रेस का मांग की गई कंप्लीट स्वराज की। ठीक है, समझ में आ रही बात, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है लाहौर सेशन, तो इस पर आप तैयारी रखिएगा। ठीक है, सो अब गांधी जी अब क्या किए कि भाई ये जो है सेलिब्रेशन जो है जो मनाया गया, इसमें लोग जो है काफी उत्सुक नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि इसमें जो जितने भी यंग लीडर्स थे, क्योंकि गांधी जी के फॉलोवर्स थे, नॉन वायलेंस के रूप में थे, कौन मार लाठी खाए कौन मार खाए, ये तो जो है यंग लीडर हैं, गुस्सा में आकर के भाई हम जो है आज़ादी कर दिए, ये कर दिए, बहुत लोग इसमें नहीं आए। ठीक है, लिटिल सेलिब्रेशन जो है पूरा मनाया नहीं गया पूरे भारत में। तो गांधी जी एक अलग से तरीका खोजे, क्या उसकी एक यही फ्रीडम का कुछ एब्स्ट्रैक्ट जो है मीनिंग निकाले, ताकि इसमें जितने लोग हैं दैनिक जीवन से जो जूझ रहे हैं, वो दैनिक जीवन की समस्या को अगर हम ले ले और हम फिर लड़ाई लड़े तो हो सकता है सारे लोग आ जाएं। तो गांधी जी ने ट्राई किया कि भाई ऐसा कौन सा दैनिक जीवन में ऐसी कॉमन घटना है जो प्रॉब्लम है जो लोगों को एक कर सकता है। तो उन्होंने, हम लोग अब देखेंगे उसी के आगे चलेंगे, उसी से रिलेटेड गांधी जी एक नया तरीका खोजते हैं, सॉल्ट मार्च। ये भाई क्या है मार्च? पैरेड तो सुने थे मार्च पास्ट, ये सॉल्ट मार्च क्या हो गया है? तो अब ये दोनों का कनेक्शन हम लोग बैठाएंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का कनेक्शन सॉल्ट मार्च से कैसे है, कैसे फिट बैठता है। तो सॉल्ट मार्च जो है, गांधी जी जो है एक पावरफुल सिंबल खोजने का तैयार कर रहे थे कि जो लोगों को जो है अट्रैक्ट कर सके, पूरे नेशंस को यूनाइट कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि जनवरी में 31 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या किया, तो हम लोग देखे 26 जनवरी को 1930 को जो है वहां पर जो है सेलिब्रेशन का हम लोग कर लिए, झंडा गाड़ दिए, भाई हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर दिए। तो उसमें पूरा सेलिब्रेशंस देखा गया फीका पड़ा, बहुत कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी कुछ दिन के बाद उन्होंने एक लेटर भेजा वाइस रॉय इरविन के पास, जो इसमें हमारे वाइस रॉय थे इंडिया के, लेटर लिखे, कुछ डिमांड्स मांगे। उसी में था 11 डिमांड्स था। ठीक है, 11 मांगे थी, 11 मांगे, आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है अभी, फिर भी क्लास 8 में है डिटेल्स, तो कुछ पॉइंट्स। तो इसमें 11 डिमांड्स थे, तो जिसमें कुछ उस डिमांड में जनरल इंटरेस्ट की बातें की थी, जो लोगों का जो है मुख्य चीजें हैं। ठीक है ना, जैसे सिंचाई कर जो है कर दिया जाए, इंडिया का जो पैसे हैं बाहर बंद कर दिया जाए, पीजेंट्स लोग पर जो है किया जाए, आर्मी का कॉस्ट जो है घटा दिया जाए, शराब पिकेटिंग जितने दुकान है सब बंद कर दिया जाए। इस तरह के कुछ जनरल इंटरेस्ट की बातें थी, और कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी। स्पेसिफिक डिमांड्स का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक डिमांड मतलब हर लोगों का जो जो डिफरेंट क्लासेस थे उनका क्या क्या समस्या है, मेन समस्या क्या है, उसको ले लिए। ठीक है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के, पीजेंट्स से लेकर के, फार्मर से लेकर के, ट्राइबल से लेकर के, इकोनॉमिस्ट से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के, सारे का समस्या कॉमन क्या हो सकता है, उनकी समस्या को लेकर के एक स्पेसिफिक डिमांड बना दिया कि भैया सबका यही मुख्य डिमांड है। कुछ तो जनरल था जो सबके लिए कॉमन था, और कुछ तो है अपना अपना सबके लिए कॉमन था। पीजेंट्स के लिए कुछ अपना था, उनके लिए कुछ था अपना। ठीक है, तो यही जो है डिमांड जो है बहुत वाइड हो गया, सब है ना, वाइड हो गया। मैंने देख रहे हो वाइड क्या हो गया, हर देश के कोने का लोग जो हैं उनके अलग अलग विजन से अलग अलग समस्या है। तो वाइड रेंज हुआ कि नहीं हुआ? ईस्ट में जाओ तो कुछ उनकी अपनी समस्या है ना, वेस्ट में आओ तो उनकी अपनी समस्या है। तो ये सारी से बन करके आती है, राइट। यहां देख लीजिए रैंकिंग। सो तो क्लासेस इन 1925 विद देम। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या बात बनती है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है वहां पर क्या हुआ कि गांधी जी सोचे कि सबका एक ही कॉमन हो सकता है। अभी तेरी सॉरी हाँ सॉरी, डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ चलो, तो अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे
कि जो एक बड़ बृहद रूप से ताकि सब लोगों को यूनाइट कर सके, तो उसमें क्या किया गया कि उस समय जो है टैक्स जो है लगते थे, किस पर टैक्स लगते थे? सॉल्ट टैक्स। यानी जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, कैसे भी लोग हैं इंडिया में, सारे लोग तो सॉल्ट के बिना खा ही नहीं सकते हैं। और वो कॉमन सा चीज बताइए, आप हो सकता है सेव, काजू, किशमिश, अच्छे अच्छे व्यंजन खा सकते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या वो बिना नमक के खा पाएंगे? वो तो रोटी खा लेंगे, लेकिन नमक तो सबको चाहिए ना। और वैसा जो डेली का जो एसेंशियल चीज़ है उस पर भी आप टैक्स लगा के रखें, तो पुअर लोग कैसे देंगे? जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, बेचारा नमक चाटते होंगे किसी तरह से, उस पर भी आप टैक्स लगा दिए हो। तो गांधी जी ने सोचा, बड़ा दिमाग वाले थे गांधी जी, बैरिस्टर थे, खानदानी थे, जो आम लोग जो सोच नहीं पाते थे वो सोच के पहले से रेडी होते थे। सब तो पहले लड़ने और लड़ाने में व्यस्त रहते थे, यंग लीडर था, ए मारो। गांधी जी बड़ा ठंडा मिजाज वाले आदमी थे भाई, इसीलिए इनको लोहा मानते हैं पूरे दुनिया के लोग। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा चीज करो कि ताकि सारे लोग यूनाइट हो जाए। तो उन्होंने देखा भाई सॉल्ट ही ऐसा चीज है कि लोग जो, अगर हम इस मूवमेंट को चालू करते हैं तो पुअर लोग भी शामिल हो सकते हैं, मिडिल क्लास भी लोग समझ सकते हैं, रिच पीपुल भी हो सकते हैं, सारे वर्ग लोग इसमें शामिल हो जाएंगे ये मूवमेंट में। इसलिए उन्होंने सॉल्ट को चुना। इसलिए क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों चुना भाई ये अपने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में? क्योंकि एक एसेंशियल कमोडिटी थी जो रिच भी जो है, पुअर भी जो है इसको कंज्यूम करता था, और इस पर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो अधिकार था केवल अंग्रेजों के पास था। कोई नमक नहीं बना सकता था, कोई नहीं बना सकता था, केवल अंग्रेज के पास मोनोपोली थी, उन्हीं के पास एक अधिकार था, वही बनाएंगे और उस पर टैक्स लेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको सोचा कि हम जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट चालू कर रहे हैं, तो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि भैया हम जो भी आपका कानून होगा इसको डिसऑबे करेंगे। तो गांधी जी को ये मिल गया एक मौका, भैया अब कानून जो है तेरा तोड़ेंगे हम, जो तुम्हारा अधिकार था नमक बनाने का, उस नमक बनाने का अधिकार को हम तोड़ देंगे, ओबे अब नहीं करेंगे। अब इस कैसे करेंगे आप देखेंगे। इसी क्रम में जो है वो साबरमती आश्रम से वो हो करके गांधी जी जो है 11 मार्च को हाँ, तो इससे पहले एक चीज और, गांधी जी जो 11 डिमांड्स जो इरविन को दिए थे, एक डेट लाइन दिए थे कि भाई 11 मार्च के पहले अगर आप जो है मेरे 11 डिमांड्स को नहीं मानते हैं तो मैं एक भारत में बृहद रूप से एक मूवमेंट चालू करूंगा, कैंपेन चालू करूंगा, उसका जिम्मेदार केवल आप होंगे। लेकिन इनकी बातों को जो इरविन जो है इग्नोर कर दिया, ये बुढ़ा क्या करेगा, देख अभी क्या करता है, नाक रगड़ लेगा उसके सामने। तो महात्मा गांधी के बात को इग्नोर कर दिया उन्होंने, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा। और उन्होंने 78 लोगों के साथ वो जो है 240 माइल 240 माइल्स अपने आश्रम से, यानी गुजरात में साबरमती आश्रम से वो चल दिए। गुजरात में एक डांडी गांव है, वहां चले। तो उनके आश्रम से लेकर के वो डांडी के कितनी दूरी थी? 240 माइल्स। ठीक है, 240 माइल्स उनकी जो है डिस्टेंस थी। और जब वो चले तो उनके साथ 78 लोग थे। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बन करके निकल सकता है कि जब वो सॉल्ट मार्च करने निकले थे, यही सॉल्ट मार्च है, मतलब हम मार्च करने जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सॉल्ट को जो मोनोपोली था अंग्रेजों का उसको तोड़ने के लिए, उनकी पॉलिसी जो नियम थे उनको तोड़ने के लिए हम पैदल चल रहे हैं, वही है सॉल्ट मार्च। तो साबरमती आश्रम से उन लोग 240 माइल्स डिस्टेंस कवर किए और लगभग उनको 24 डेज लग गया। लगभग हर डे 10 माइल्स, एक माइल्स में लगभग 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर होता है, तो हर डे जो है 30 किलोमीटर के आसपास उन्होंने चलना शुरू किया। 24 दिन उनको लगा वहां डांडी पहुंचने में। ठीक है, वहां पहुंच करके जहां भी वो जाते थे रास्ता में रुकते थे ना, तो बहुत लोगों को समझाते भी थे और कई लोग भीड़ उमड़ पड़ते थे उनको सुनने के लिए कि गांधी जी अब क्या करने जा रहे हैं। सोच लो, जहां जाते लोग घेर लेते, बाबा गांधी आ रहे हैं, बाबा गांधी आ रहे हैं, किस कैरेक्टर के वो इंसान होंगे अब इसे इमेजिन लगा लो। लोग सुनने के लिए तरसते थे, मसीहा के रूप में उसमें फेमस थे, तो कितना पावरफुल इंसान होंगे, इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। जहां भी जाते तो सब समझ जाता गांधी आ रहा है, कुछ जरूर करेगा।
तो गांधी जी भी उस समय जहां जाते तो लोग उनको रोक रोक करके जो है सुनते थे, और गांधी जी उनको समझाते थे कि भाई इस मूवमेंट में कैसे आप लोगों को लीड करना है। तो देखो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था। तो वहां देख लिए थे नो विजन, यहां विजन दिख रहा है आपको, वहां कोई गाइडेंस नहीं, यहां गाइडलाइंस मिल रहा है आपको। वहां केवल बात की गई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कि भैया आप जो है नॉट सपोर्ट दी ब्रिटिश एंड ब्रिटिशर्स गुड्स, लेकिन यहां बोल रहा है साथ साथ में कॉलोनी रूल्स को भी वायलेट कर दो, जो भी कानून है मानने की जरूरत नहीं है, तोड़ दो। अब तो पूरा पावर में जो है सारे जनता होंगे, वाह वाह गांधी जी के लीडरशिप में कानून तोड़ना है। अंग्रेज बोला था कि यहां नहीं घूमना है, घूमेंगे देख लेंगे क्या कर लेंगे, गांधी बाबा है ना, सब में एक जुनून आ जाएगा, देखते हैं जुनून है ना। तो वो सब चल दिए, और गांधी जी जब दांडी पहुंचते हैं तो नमक उठाते हैं वहां के समुद्र से और सिंबलाइज करते हैं कि लो तेरा कानून अब तोड़ दिया, तेरा कानून था ना कि केवल ब्रिटिशर्स लोग जो हैं नमक जो है बना सकते हैं, इंडियंस नहीं बना सकते या कोई नहीं बना सकते हैं ब्रिटिशर्स के अलावे, तो ले मैं तेरा कानून तोड़ दिया, अब कर ले तुमको जो करना है। तो उन्होंने सिंबलाइज किए कि सॉल्ट बनाए नहीं थे, सिंबलाइज किए बॉइलिंग सी वाटर के। तो वहां पर उपहास भी किया था जो वाइस रॉय था कि क्या एक केतली जो है समुद्र का पानी लेकर के खौला देने से तुम जो है कानून तोड़ दिया और ब्रिटिश सत्ता को हिला देगा। गांधी जी पर उपहास हुआ था, तो गांधी जी बोले थे यही खोलता हुआ पानी जो है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। कितनी बड़ी बड़ी बात बोलता था, लेकिन अंग्रेज जो है उनकी मजाक में लेता था, गधा लोग, गया काम से। चलो देखें हम लोग, तो अब जो है बात बन गई, कानून टूट गया। सिर्फ क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है, सारे लोग जो है आ जाते हैं, बहुत बांस लेवल पर आते हैं। तो आगे की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन के आ गया जो मैं बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कैसे डिफरेंट है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे डिफरेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है। राइट, चलो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं बाहर से आया तुरंत आप लोग के लिए वीडियो सोचा पहले बना लूँ, उसके बाद कुछ काम करूंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग नहीं करते, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जिसको लेना है विद्या वो दबावेगा बटन सब्सक्राइबर का, लाइक का। ठीक है, चलो थैंक यू।